Good afternoon, all. Good afternoon for joining for today's foundation course in palliative care and nursing. I would like to welcome Sachin sir for the session as a faculty. I would like to introduce Sachin sir. Mr. Sachin Trivedi sir is an RN and RM and MSc nursing, CTVN, FCP, and he has certified with CCE PC. He's a nursing currently. He's a nursing officer in research area, Ministry of Ayush and Government of India, Regional Ayurvedic Research Institute, Lucknow, founder and CEO, Rise and Heart Foundation, MSc Medical Surgical Cardiothorax and Vascular Nursing from Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur, certificate course in Essential of Palliative Care by the Indian Academy of Palliative Care, also basic course in biomedical research by Indian Council of Medical Research. He has done fellowship in palliative care by Institute of Palliative Medicine in 2022. He is also a research guide for undergraduate students, reviewer of Journal of Medical Science and JETR IJRAR. He has 8 years of experience in working in many reputed organizations. He has also presented and published many research papers, also bagged Best UG and PG awards. Welcome, sir. स्वागत है आपका for the session. Sachin, sir, over to you. Ma'am, just again. Sachin sir, your audio is very feeble. Just 1 minute. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. A little more louder would be good, sir. Madam, can you confirm? Am I audible? Yes, sir. You're audible. Sir, can you hear us? Hello. Yes, sir. Can you hear us clearly, sir? Hello. Yes, sir. Sir, Hello. Can you hear us? Hello. Okay. Sir, Okay, can you hear us now? आप सभी को नमस्कार और जैसा कि हम लोग पैलेटिव केयर के बारे में बात करने वाले हैं आज। सो पैलेटिव केयर क्या होता है और इसके क्या क्या डायमेंशंस हैं एंड कौन से ऐसे लोग हैं जो पैलेटिव केयर प्रोवाइड कर पाएंगे और कहाँ पैलेटिव केयर एक्सेस कर पाते हैं और क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस होती है जब हम पैलेटिव केयर प्रोवाइड करने जाते हैं और कैसे हम उसे रिजॉल्व करना है। मेरे सामने कुछ नाम शो हो रहे हैं, प्रिया, शीतल, स्नेहल, भाग्यश्री। एक रिव्यू लेना चाहता हूँ कि आपने इस बारे में सुना है या कभी एक्सपीरियंस किया है या फिर कहीं वर्किंग है आप जहाँ पे आप पैलेटिव केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। आप में से कोई भी बता सकते हैं, आप क्या समझते हैं व्हाट इज पैलेटिव केयर? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। स्नेहल, शीतल, प्रिया, भाग्यश्री, एनीवन? जयश्री, प्रफुल्लता? Anyone? You can unmute and speak if you have an answer. Hello. Yes, Priya.
हेलो। Yes, yes. Yes, we can hear you. You can speak. ओके, तो पैलिएटिव मीन्स पेन सब्सक्राइब करना है उसको, और कम से कम मेडिसिन देके उनका पेन कम करना है और क्वालिटी लाइफ गुड देना। गुड गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। तो जैसा कि प्रिया ने बताया कि पैलिएटिव केयर में पेशेंट को हमें पेन रिलीफ करना है, मतलब पेशेंट किसी भी कंडीशन की वजह से पेन में है, मे बी वो फिजिकल पेन भी हो सकता है, किसी बात को लेके परेशान है तो साइकोलॉजिकल पेन भी हो सकता है, सोशल पेन भी हो सकता है। तो एक तो पेन रिलीफ करना है, दूसरा ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव करना है। ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इम्प्रूव करना है। ठीक है, सो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आउटलाइन की पैलिएटिव केयर क्या है, हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर क्या है, उसके डिफरेंट डोमेन्स क्या है, कहाँ पे पैलिएटिव केयर ले सकते हैं, और उस टीम में कौन कौन से होते हैं जब हम पैलिएटिव केयर, उसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से हेल्थ केयर टीम मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चैलेंजेस हो, उससे क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं, क्या सॉल्यूशन होंगे, लास्ट में समरी। सो इन जनरल अगर हमारे पास कोई भी पेशेंट होता है, तो स्पेशली पेशेंट जो होते हैं लाइफ मीटिंग या क्रिटिकली इल, वो नॉर्मली इन्वायरमेंट में सरवाइव करते रहते हैं, उनको स्पेशल फोकस नहीं मिलता है या कभी कभी निग्लेक्ट भी कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पेशेंट है सेंटर में, एंड आसपास जो है सारी चीजें चल रही हैं, गाड़ियां चल रही हैं, मतलब सारी चीजें हो रही हैं, बट पेशेंट को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, एड्रेस नहीं। ठीक है, सो स्पेशली एक ब्रिज का, आप है और हम है, जो हम पैलेटिव केयर प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट को एज अ ब्रिज का काम करता है। तो हम यहाँ पे पेशेंट की को करते हैं, एंड उसकी इन है या जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हुई थी उसे इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि आप हेल्थ केयर पैलेटिव केयर पर्सनल एज अ ब्रिज काम करेंगे अपनी की नीड को एड्रेस करके उसे। Sir, Sachin sir. Hello, Sachin sir. Can you hear us? Okay, so you can continue. ओके ओके, सो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि पैलिएटिव केयर जो है स्पेशली ट्रेन पर्सनल्स जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेस एंड अदर स्पेशलिस्ट, just like social worker and therapist and counselors, spiritual healers की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जो मेनली क्या करती है, पेशेंट को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर। सो यूजुअली हॉस्पिटल में पेशेंट ट्रीट किए जाते हैं, बट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हम पैलिएटिव केयर के थ्रू इम्प्रूव करते हैं, उन्हें पेन रिलीफ भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड पैलिएटिव केयर टोटली बेस्ड होता है पेशेंट की नीड पे, ना कि उसकी प्रोग्नोसिस पे। ठीक है, एंड ये जो है एज पर एज चेंज हो सकता है, लाइक अगर कोई चाइल्ड है जो क्रिटिकली इल है या सीवियरली इल है लाइफ लिमिटिंग डिजीज से, तो उसकी नीड डिफरेंट होगी एंड डिफरेंट होगी। सो एज पर द पेशेंट नीड्स जो है हम लोग इंडिविजुअलाइज प्लान करते हैं, हम पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम ये समझेंगे कि पैलिएटिव मीनिंग क्या है। जैसे कि अभी इससे पहले मैडम ने बताया था कि पैलिएटिव केयर में मेनली हम पेन रिलीव करते हैं। ठीक है, सो नॉट ओनली पेन बट इसके अलावा भी अदर सिम्टम्स रिलीव करते हैं, है ना।
एंड सफरिंग, जैसे कि कैंसर हो गया या और लाइफ लिमिटिंग डिजीज होगी। तो होता क्या है कि फिजिकली जो सिम्टम्स होते हैं उसे तो हम ट्रीट करते हैं हमारे जनरल ट्रीटमेंट में भी, बट वाई पैलिएटिव केयर, क्योंकि पैलिएटिव केयर में हम साइकोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं वो भी रिजॉल्व करते हैं, साइको सोशल होते हैं वो भी रिजॉल्व करते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं वो भी रिजॉल्व करते हैं, कल्चरल होते हैं वो भी। तो ओवरऑल जो है हॉलिस्टिक अप्रोच से हम पेशेंट का जो क्वालिटी जो है अफेक्ट हुई है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहें कि एक प्रोसेस है पेशेंट की सफरिंग को रिलीव करने का विदाउट डिजीज को क्योर किए, बिकॉज डिजीज का क्योर पॉसिबल नहीं है, डिजीज को हम अब ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी या एज बची हुई है उसमें हम पेशेंट को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन डेफिनेशन ऑफ पैलिएटिव केयर। सो पैलिएटिव केयर एक अप्रोच है जिसका अल्टीमेटली एम क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, पेशेंट और उसकी फैमिली की जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको एड्रेस करना, प्रिवेंट करना और रिलीव करना जो भी सफरिंग हुई है। और कैसे कर सकते हैं, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, टैकेबल असिस्टेंट। अर्ली आइडेंटिफिकेशन मीन्स जैसे पेशेंट हमारा है, बेड रिडन है, अब हमें पता है कि पेशेंट अगर बहुत बेड में रहेगा तो उसे क्या हो सकता है, प्रेशर अल्सर हो सकता है। तो अर्ली ही हम आइडेंटिफाई कर लें, उसको प्रिवेंट कर लें, है ना। तो एक हो गया अर्ली आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होगा इम्पैकेबल असेसमेंट। मीन्स प्रॉपर हेड टू टो उसकी नीड को असेस करना, फिजिकल नीड को, साइको सोशल नीड को, स्पिरिचुअल नीड को, इमोशनल नीड को एंड कल्चरल नीड को, उसको असेस करना, पेन रिलीफ करना, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम को डील करना, उन सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब हमारी पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पिस केयर में क्या डिफरेंस होता है। सो पैलिएटिव केयर की अगर बात की जाए तो ये फिजिकल एंड सोशल प्रोवाइड करता है, सेम हॉस्पिस केयर में भी हम फिजिकल एंड सोशल प्रोवाइड करते हैं। पैलिएटिव केयर भी क्वालिटी ऑफ लाइफ करता है, उसको इम्प्रूव करता है, एंड हॉस्पिस केयर के थ्रू भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। पैलिएटिव केयर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच की जरूरत होती है जिसमें डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, साइको सोशल वर्कर्स, हीलर्स चाहिए होते हैं, एंड हॉस्पिस केयर में भी हमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच की रिक्वायरमेंट है। अब जो बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ पे, पैलिएटिव केयर हम एनी स्टेज ऑफ डिजीज में प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो अर्ली वो लेट स्टेज, लेकिन हॉस्पिस केयर से हम उन्हें ही प्रोवाइड कर सकते हैं जिनकी प्रोग्नोसिस 6 महीने या उससे कम हो, क्योंकि यहाँ पे क्योर पॉसिबल नहीं होता है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड नहीं करते हैं हॉस्पिटल। बट पैलिएटिव केयर की बात करें तो हम कंकरेंट जो अभी कंडीशन चल रही है साथ साथ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी उनका चल रहा है, मतलब जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ साथ हम जो है एडिशनल जो हमारे सारे डोमेन है उनमें हम इन्हें सर्विसेज या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। हॉस्पिस केयर जो है एंड ऑफ लाइफ प्रोग्नोसिस सिर्फ 6 महीने या उससे कम बच्चे हुए हम प्रोवाइड करते हैं, बट पैलिएटिव केयर हम एनी स्टेज ऑफ डिजीज के पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक डिफरेंस पैलिएटिव एंड हॉस्पिस केयर। पैलिएटिव केयर हम किसी भी सेंटर पे, कहीं घर पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर सकते हैं, कम्युनिटी में प्रोवाइड कर सकते हैं। हॉस्पिस केयर के लिए पर्टिकुलर हॉस्पिस सेंटर होते हैं, तो स्पेशली जो लोकेशन होता है वहीं पे हम प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक डिफरेंस है। पैलिएटिव केयर के स्पेशल सेंटर होते हैं, पैलिएटिव सेंटर होते हैं, बट अच्छी बात यह है कि जरूरी नहीं कि पेशेंट हमारा पैलिएटिव केयर एक्सेस करने के लिए हॉस्पिटल ही आए, वो घर पे भी पैलिएटिव केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, जिसे हम होम बेस्ड पैलिएटिव केयर कहते हैं, या कम्युनिटी बेस्ड पैलिएटिव केयर हम उसे कम्युनिटी में प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात करें कि इंडिया में क्या स्टेटस है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी इंडिया जो है
फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो चुकी है और मोर देन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के साथ। एंड अगर हम टर्मिनल इल लाइफ लिमिटिंग डिजीज की बात करें तो इसका एक बहुत बड़ा बर्डन है हमारे इंडिया पे। एंड एक डेटा हमें हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू मिला था, जिसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये रिपोर्ट किया था कि सिर्फ 1 से 2% पॉपुलेशन ही पैलिएटिव केयर एक्सेस कर पाते हैं, जबकि ग्लोबल जो एवरेज है वो 14% है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि हमारे इंडिया में सिर्फ 1 से 2% ही लोग कर पा रहे हैं एक्सेस। इसका मतलब कहीं ना कहीं अवेयरनेस कम है, लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं हमारे पास मैन पावर की भी कमी है। 2012 में इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर एनपीपीसी लॉन्च किया गया, जिसके थ्रू जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ पॉलिसीज आई। वहां पे पैलिएटिव केयर के बेड्स के लिए पॉलिसीज आई एंड मैन पावर के लिए पॉलिसीज आई। कांट से ग्राउंड लेवल पे ये कितनी इम्पैक्टफुल है या ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल है कि नहीं, बट ऑलमोस्ट 10 ईयर बिफोर ये इनिशिएटिव लिया गया है। बट फिर भी अभी भी अगर हम बात करें तो सिर्फ 1 से 2% लोग ही एक्सेस कर पा रहे हैं। बहुत सारे लीगल बैरियर्स भी होते हैं, स्पेशली फॉर द ओपियोइड एक्सेस, क्योंकि आपको पता है कि ओपियोइड्स जो है वो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो इंडियन मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होते हैं वही प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इसके लिए भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 2014 है, इससे इसे एक्सेस जो है इजीली किया जाए। बट क्योंकि हमारे जो बहुत सारे ऐसे सेटअप हैं, स्पेशली इन द मिडिल ऑफ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, तो बहुत सारे ऐसे सेटअप है कि जहाँ पे ओपियोइड्स की अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्किल ट्रेनिंग और एजुकेशन या अवेयरनेस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बहुत ही कम है। सो हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और उन्हें अवेयर कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, जिससे वो पब्लिक को इस बारे में अवेयर करें, जिससे पैलिएटिव केयर एक्सेस को बढ़ाया जा सके। सो मैं जस्ट एक क्वेश्चन आता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल पैलिएटिव केयर के बारे में सुना है, या फिर आपके सेंटर में ऐसी कोई पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, जिसके थ्रू आप पैलिएटिव केयर सर्विसेज कर सकते हैं, या आपने कभी ऐसी सुना हो कि हाँ पैलिएटिव केयर प्रोग्राम है उनका? एनीवन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आप बता सकते हैं। क्या कभी आपने पैलिएटिव केयर प्रोग्राम के बारे में सुना है कि गवर्नमेंट? No, sir. ओके, सो व्हाट आई एक्सपीरियंस कि ये प्रोग्राम तो है, बट अभी ऑलमोस्ट 10 ईयर बाद भी ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है उतना इफेक्टिवली। लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है। सो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है, एंड जो एक्सेस है वो बहुत ही लिमिटेड हो रहा है। सो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करना है, ट्रेन करना है, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैलिएटिव केयर एक्सेस प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, अब देखिए पैलिएटिव केयर की वजह से बर्डन जो है, अभी हम बर्डन की बात कर रहे थे कि 1 to 2% इंडिया में है, ओवरऑल 14% है। तो कहाँ कहाँ पे पैलिएटिव केयर जो है बर्डन को कम कर रहा है? सो इन पेशेंट हम करें तो 48% रीएडमिशन जो है कम हो रहे हैं, एंड 28% कॉस्ट पर डे कम हो रही है, क्योंकि रीएडमिशन नहीं होंगे, पेशेंट बार बार एडमिट नहीं होगा, तो इन पेशेंट में जो कॉस्ट आ रही है वो कम। अगर आउट पेशेंट की बात करें तो 50% से ज्यादा जो है एडमिशन्स हमारे कम हुए हैं, और इमरजेंसी डिपार्टमेंट को जो विजिट्स हैं मोर देन 35% कम हुए हैं। अगर ये ग्लोबल की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे इंडिया में नहीं, इसका सोर्स दिया हुआ है। एंड अगर हम बात करें स्किल्ड नर्सिंग की, तो 43% जो है हमारे हॉस्पिटल्स एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में से जो ट्रांसफर हुए हैं, तो 43% हम सेव कर पा रहे हैं हमारी स्किल्ड नर्सिंग को। बिकॉज होता है क्या है कि हर एक छोटी प्रॉब्लम के लिए, एक छोटी इश्यूज के लिए पेशेंट जो है हॉस्पिटल आता है। तो अगर उस पैलिएटिव केयर को हम
पेशेंट लेवल पे या फिर प्राइमरी लेवल पे ट्रीट प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज को, तो कहीं ना कहीं हमारे स्किल्ड नर्सिंग का जो रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस होता है। एंड होम बेस्ड की बात करें तो 36% जो है टोटल कॉस्ट हमारा कहीं ना कहीं कम होता है। सो ओवरऑल बात करें तो पैलिएटिव केयर से हम ओवरऑल जो है बर्डन हम कम कर रहे हैं, अगर इसे हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हैं। सो हमें क्या करना है, अभी हमें इसी एस्पेक्ट में काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ट्रेन करें, स्किल करें, जिससे हम पैलिएटिव केयर की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो देखिए, सॉरी, प्रीवियस प्रीवियस वन। ओके, सो पैलिएटिव केयर, नो, नेक्स्ट वन। पैलिएटिव केयर जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, और कैसे इम्प्रूव करता है? 66% जो है रिड्यूस करता है सिम्टम बर्डन को, या उसकी वजह से जो डिस्ट्रेस हुई हो। तो जैसे जैसे हमारे सिम्टम का बर्डन कम होगा, फिजिकल सिम्टम, साइकोलॉजिकल सिम्टम, इमोशनल सिम्टम, जैसे जैसे इसका बर्डन कम होगा तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। ठीक है। एंड अगर हम पेशेंट सेटिस्फेक्शन की बात करें तो 93% जो है पीपल जो पैलिएटिव केयर रिसीव करते हैं 9% सेटिस्फाइड होते हैं, एज कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट रिसीविंग पैलिएटिव। तो ये दो तरह से ये इम्प्रूव कर रहा है, एक तो क्लाइंट का जो है डिस्ट्रेस लेवल कर रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर रहा है, एंड पेशेंट एंड फैमिली का जो सेटिस्फेक्शन है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात करते हैं डिफरेंट डोमेन्स ऑफ पैलिएटिव केयर। अगर हम बात करें कि पैलिएटिव केयर सिर्फ फिजिकल बर्डन को कम करना है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो साइको सोशल, स्पिरिचुअल, इथिकल, कल्चरल, इमोशनल, इन सारी बर्डन को जो है अल्टीमेटली कम करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, structure and process care, physical aspect of care, psychological aspect of care, social aspect of care, spiritual aspect of care, cultural aspect of care, care of imminently dying, and ethical and legal aspect of care. तो ये सारे डोमेन्स है पैलिएटिव केयर के, हम वन बाय वन देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ओके, अब हमारा जो है प्रोसेस कैसा होना चाहिए, क्या एक फ्रेमवर्क होना चाहिए केयर का? तो सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट से। एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट से क्या होता है कि हम पूरा टू असेस करते हैं, पेशेंट करते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड एक इंडिविजुअल केयर प्लान बनाते हैं, जिसमें पेशेंट की हम वैल्यू, बिलीफ, वो सारी चीजों को हम ध्यान। इसके साथ साथ एडवांस केयर प्लानिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट एंड फैमिली को ट्रीटमेंट गोल के बारे में बताते हैं कि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है। ठीक है, और उसे हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं। एडवांस केयर प्लानिंग क्या है? बेसिकली जब हमें ये आइडेंटिफाइड हो चुका है कि पेशेंट की जो है क्रिटिकली इल है या लाइफ लिमिटिंग डिजीज से सफर कर रहा है, एंड उसकी प्रोग्नोसिस जो है कंफर्म हो चुकी है, सो एडवांस में हम चीजों को प्लान कर रहे हैं। लाइक उसकी कोई विश है, उसे हम डॉक्यूमेंट करके रखें। अगर कुछ लीगल इश्यूज हैं या कुछ फैमिली रिलेटेड कुछ डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, ठीक है, पेशेंट जो है कि लास्ट विश क्या होगी, ठीक है, उसके लाइक डिसलाइक उस टाइम पे, तो वो सारी चीजें हम प्लान कर लेते हैं एडवांस में। तो वो भी हमारा स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ केयर का एक पार्ट। देन प्राइमरी जो है नॉन मेडिकल नीड एक्सप्रेस होती हैं, जैसे इमोशनल पेन, ठीक है, स्पिरिचुअल पेन। कभी कभी पेशेंट कहता है कि मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी का क्या होगा, ठीक है, वो इमोशनली पेन में रहता है। कभी कभी वो कहता है इस वजह से क्यों सफर कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे ये दुख क्यों दिया, मैंने ऐसा क्या पाप किया है, या मैंने ऐसी गलती की। ये कभी कभी उसका भगवान या ईश्वर से विश्वास ही उठ जाता है। ठीक है, तो वो सारी जो एरिया है नॉन मेडिकल है, उसे भी हमें
स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ केयर में आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन द फिजिकल एस्पेक्ट, हमसे पता है कि जितनी भी बॉडी में फिजिकली प्रॉब्लम होंगी, जो सिम्टम्स होंगे, हम असेस करना है उन सिम्टम्स को, एंड ज्यादा से ज्यादा जो है हमें रिलीफ या जो है प्रिवेंट करना है सिम्टम्स को। सो सिम्टम्स जैसे कि पेन बहुत कॉमन सिम्टम है, तो पेन हमें असेस करना है डिफरेंट जो है टूल के थ्रू, स्केल्स के थ्रू, एंड हमें पेन रिलीफ करना है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, नोजिया एंड कॉन्स्टिपेशन। सो ये जो है एंड ऑफ लाइफ की कंडीशन में ये सिम्टम्स, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके, प्रॉपर डाइट का प्लान करके सारी जो है सिम्टम्स हम रिलीव कर सकते हैं। लैक ऑफ असेसमेंट जो है एक बहुत बड़ा कॉज है अनरिलीव्ड पेन का। सो एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हमें कभी भी जो पेन असेसमेंट है उसे निग्लेक्ट नहीं करना है। अगर हम पेन असेसमेंट के लिए कोई भी इंटेंशन दे रहे हैं तो हमें रीअसेसमेंट करना है, तो जिससे हम पेन रिलीफ प्रॉपरली प्रोवाइड कर पाए। एंड जो केयर वो पेशेंट सेंटर्ड केयर होगी, जिसमें पेशेंट की विश इंक्लूडेड होगी। जैसे हमने पहले भी कहा था कि अगर पेशेंट ये चाहता है कि वो खाने में स्पेशली दलिया खाए, या फिर वो कोई फ्रूट जूस लेना चाहता है, तो उसकी विश के अकॉर्डिंग हम प्लान करें। बिकॉज हो सकता है अगर वो चीजें उसे नहीं मिल पाएंगी तो वो उसकी वजह से सैड रहे, है ना, अफेक्ट रहे साइकोलॉजिकली। तो हमें क्या करना है, पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फिजिकल एस्पेक्ट, बॉडी में जो भी सिम्टम्स या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके उनका इंडिविजुअलाइज प्लान करना। देन कम टू द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो साइकोलॉजिकल से नाम से ही पता है कि कहीं ना कहीं पेशेंट किसी बात को लेकर डिस्ट्रेस में हो सकता है, या स्ट्रेस में हो सकता है, या फैमिली वाले स्ट्रेस में हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड को असेस करना है। देन ऐसा असेस करना है कहीं फैमिली मेंबर उसके स्ट्रगल तो नहीं कर रहे हैं साइकोलॉजिकल इश्यू से, कहीं वो किसी बात को लेकर परेशान तो नहीं है, कोई फैमिली डिस्ट्रेस तो नहीं है, केयर गिवर्स फटिक तो नहीं है। कभी कभी केयर गिवर केयर प्रोवाइड करते करते थक जाते हैं, वो कह देते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं केयर प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो वो हमें इशू जो है आइडेंटिफाई करना है। देन ऐसे कौन कौन से हम प्रोग्राम एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाएंगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, और पेशेंट एंड फैमिली नियर बाई अवेलेबल होगा, तो वो सारी जो चीजें हम पेशेंट के लिए प्रोवाइड करें। जैसे कभी कभी हम स्पिरिचुअल हीलर्स या किसी ध्यान या फिर पूजा का भी सहारा लेते हैं कि उससे जो है एक मेंटल पीस मिलता है, एक रिलीफ मिलता है। कभी कभी हम पेशेंट की बात को बहुत केयरफुली अगर सुनते हैं तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो वो सारा हम एज पर पेशेंट्स नीड प्लान करते हैं। अगर हमें लगता है कि पेशेंट जो है साइकोलॉजिकली सीवियरली डिस्ट्रेस है या डिप्रेशन में जा रहा है, तो हमें पेशेंट को अप्रोप्रिएटली रेफर करना है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, या जो भी उसकी नीड होगी एज पर नर्स स्पेशलाइज। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थ्रू कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, और स्पेशलिस्ट के पास भी रेफर कर सकते हैं एज पर पेशेंट नीड्स। सो हमेशा नीड असेसमेंट करना, देन उसको मैनेज करना, अगर मैनेज नहीं हो रही है तो प्रॉपर रेफर। ये तीन जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं उन डोमेन्स में हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट आता है सोशल एस्पेक्ट ऑफ केयर। सो कभी कभी ऐसा हो कि पेशेंट कुछ ऐसी डिजीज से सफर कर रहा है कि उसे सोशली बहुत स्टिग्मेटाइज होना पड़ता है, जैसे एड्स, एचआईवी और हो गया, या फिर कुछ हो गया, हम लोग लेप्रेसी कहते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा कोई विक्टिम हो गया जो किसी न किसी इलीगल चीजों में इन्वॉल्व हो, तो कभी कभी स्टिग्मेटाइज भी होता है पेशेंट। ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस में भी अभी भी लोग स्टिग्मा करते हैं कि अगर ट्यूबरकुलोसिस है आसपास लोगों से मिलेगा तो उसे भी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि वो सारी नीड को असेस करना है कि सोशली जो है वो पेशेंट की नीड क्या है, वहाँ का कैसा है, लोग जो है कोऑपरेटिव है कि नहीं। तो एक तो हमें सोशल सपोर्ट नेटवर्क वहाँ करना है। सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं, कुछ एनजीओज भी हो सकते हैं जो इस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ कुछ अगर फाइनेंशियल बैरियर आ रहा है तो उसे आइडेंटिफाई करके हमें लाइक कि पेशेंट जो है अर्निंग मेंबर था फैमिली में,
और कोई भी अर्निंग मेंबर नहीं है, तो हो सकता है कि पेशेंट इस बार सोशली अफेक्टेड हो कि उसकी जो फैमिली है उसका खर्च है कैसे चलेगा, उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो इस तरह का अगर फाइनेंशियल बैरियर आ रहा है तो कुछ करना है, लोकल जो एनजीओ है या फिर जो गवर्नमेंट्स हैं उनसे हमें अप्रोच करके जो भी फंड पॉसिबली हो सकता है पेशेंट के लिए प्रोवाइड करना है। एक्सेस टू केयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जिसके लिए जो बहुत सारी ऐसी एम्बुलेंस रहती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एनजीओ की एम्बुलेंस होती हैं, या मेडिकेशंस जो होती हैं वो प्रोवाइड हम कर सकते हैं। फैमिली मीटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, जिसमें हम पेशेंट के बारे में एंड सारी चीजों के बारे में हम समझ पाते हैं कि पेशेंट की नीड क्या है एंड उनकी फैमिली की नीड क्या है। तो मीटिंग से हमें वो बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को सोशल कर पाते हैं, और साथ में अगर हमें ऐसा लगता है तो हम उससे नियर बाई रेफरल्स करते हैं। जैसा हमने बताया, कोई एनजीओ है जो फाइनेंशियल सपोर्ट करता है या सोशल सपोर्ट करता है या ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होता है, तो हमारा रोल क्या एज अ ब्रिज, एक मीडियम बनना साइको सोशल या सोशल सपोर्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्पिरिचुअल और रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ केयर। अब देखिए, स्पिरिचुअल की मैंने बात करी थी कि पेशेंट कभी कभी ये कहता है कि मैं ही क्यों इस बीमारी से सफर कर रहा हूँ, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया है। सो स्पिरिचुअल मल्टी फेस हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल हो सकता है, क्योंकि कुछ रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं, कुछ नॉन रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमेशा एक्नॉलेज करना है उनकी स्पिरिचुअलिटी को। तो उसके पहले हमें डिफरेंट रिलीजन के बारे में या पर्टिकुलर हमारे क्लाइंट का क्या रिलीजन है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अगर हम स्पिरिचुअल जो है पेशेंट को असेस नहीं कर पा रहे नीड, फिर हम प्रॉपरली उसे रिलीफ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, स्पिरिचुअल काउंसलर या फिर जैसे प्रीस्ट हो गए, पास्टर हो गया, चैपलिन हो गया, इमाम हो गए, या जो भी हमारे पेशेंट का रिलीजन है, ऐसे रिलीजियस लीडर को अप्रोच करेंगे एंड उन्हें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पेशेंट को स्पिरिचुअल और रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ केयर को रिजॉल्व करें। तो हमें क्या करना है कि असेस करना है पेशेंट की स्पिरिचुअल पेन में तो नहीं है पेशेंट, तो हमें पेशेंट से ऐसी बातें पूछनी है, उसकी विश पूछनी है, वो किस भगवान या किसको मानते हैं। ठीक है। पेशेंट की फैमिली से भी बात करें तो उससे क्या होगा कि हम इजीली आइडेंटिफाइड कर पाएंगे पेशेंट की स्पिरिचुअल में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ केयर। अब कल्चर डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट इंडिविजुअल के। सो कभी कभी ये अफेक्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ केयर को या जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे पहले हमें पेशेंट की वैल्यूज के बारे में, उसके बिलीफ या उसके ट्रेडिशन के बारे में पता होना चाहिए। हम पेशेंट की फैमिली मेंबर से भी पूछ सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हम डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाएंगे। ठीक है। लाइक बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि लाइक ड्यूरिंग या एंड ऑफ लाइफ की कंडीशन में या नियर टू डेथ में वो चाहते हैं कि लाइक हिंदूज में क्या होता है, होली वाटर एंड गोल्ड एंड तुलसी लीफ को जो है माउथ में प्योर करते हैं। देन क्रिश्चियंस में मेनली जो है क्रॉस है या फिर बाइबल है वो नियर बाई रखते हैं पेशेंट के। एंड इन मुस्लिम्स ऑल्सो कुरान। तो इस तरह से जो रिलीजियस जो वैल्यू और बिलीफ है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड कभी कभी हम अपने पेशेंट को इस तरह की प्रैक्टिसेस के लिए भी सपोर्ट करते हैं कि वो जो भी उनकी विश है वो पूरी कर पाए। हमें हमेशा जो है उनके कल्चरल जो भी नीड है उसको हमें रिकॉर्ड करना है, प्लान ऑफ केयर में इंक्लूड करना है, जिससे कहीं ना कहीं हम उनकी वैल्यू को प्रॉपरली रिस्पेक्ट करेंगे और उन्हें जो केयर है वो प्रॉपरली प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लैंग्वेज बैरियर आ रहा है तो हम सपोर्ट ले सकते हैं, जो भी ट्रांसलेटर है, तो कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारा पेशेंट जो है वो डिफरेंट एरिया से आता है जो उसकी हम लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड कर पाते,
वो भी एक इशू है। तो हमें उसको रिजॉल्व करना है। तो जो लोकली अवेलेबल पीपल होता है, जो उनके साथ में होते हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है जो हमें रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। केयर ऑफ इमिनेंटली डाइंग। अब ऐसे पेशेंट जो इमिनेंटली मतलब डाइंग, बहुत ही नियर टू डेथ हैं, तो हम उन्हें क्या, कैसे हम केयर प्रोवाइड करेंगे? तो सबसे पहले जैसे हमने कहा था कि अगर जिसकी प्रोग्नोसिस 6 मंथ या उससे कम है, तो जैसा भी पॉसिबल हो हम उन्हें एज सुन एज पॉसिबल हॉस्पिस केयर के बारे में उन्हें बताएंगे कि वो हॉस्पिस केयर एक्सेस करें। साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो भी उनकी विशेस हैं, जो भी पेशेंट की नीड है, वो उसको हम एड्रेस कर पाए। ठीक है। इसके अलावा ये भी इंश्योर करेंगे कि पेशेंट को प्रॉपर सिम्टम मैनेजमेंट मिल रहा हो, किसी भी तरह का प्रोलोंगेशन नहीं हो रहा हो डाइंग में। लाइक कि अ, ऐसा है कि पेशेंट जो है नियर टू डेथ है एंड पेशेंट को हमने वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, एंड पेशेंट जो है कोई भी ट्रीटमेंट जो है या कोई भी जो सर्विसेज हम या थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं वो पेशेंट के लिए बेनिफिटेड नहीं है। तो हमें ऐसा प्रोलोंगेशन ऑफ डाइंग नहीं करना है कि हमें सिर्फ वेंटिलेटर में डाल के रखना है एंड बॉडी जो है वो बहुत ही फ्रेजाइल हो गई है, पेशेंट जो है बचने के बिल्कुल चांसेस नहीं। तो हमें इस तरह से की चीजों को फिटाइल ट्रीटमेंट भी नहीं करना है कि हमें पैसे जो है नेसेसरी के लगे और हम उसे वेंटिलेटर पे डाल के रखते हैं। तो इस तरह की चीजें भी हमें अवॉइड करना है। एंड जैसा कि डिस्कस किया था पहले भी कि स्पिरिचुअल एंड कल्चरल नीड एड्रेस करना है। हॉली वाटर हो गया, होली बुक हो गई, इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है। साइन एंड सिम्टम ऑफ इम्पेंडिंग डेथ हमें रिकॉग्नाइज करना है और कम्युनिकेट करना है। जैसे आप में से कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि पेशेंट या कोई भी क्लाइंट है जिसकी डेथ होती है, तो वो कुछ साइंस जो होते हैं बॉडी में, कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है कि वो साइन क्या क्या हो सकता है? हेलो। यस। हाँ सर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, गैस्ट्रिक, ये प्रॉब्लम ओके, है। ठीक है। ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगेगा, ऐसा लगेगा कि पेशेंट ग्रैस्प कर रहा है, पेशेंट के गले में कुछ फंस रहा है। ठीक है। अगर आप पैर और हाथ टच करेंगे तो वो बहुत ज्यादा ठंडे हो जाएंगे, अकड़ से जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे। जो पल्स है वो बहुत ही थ्रेडी हो जाएगी, बहुत ही वीक पल्स आपको फील होगी। कभी कभी पेशेंट एक साउंड जो है उसके माउथ के पास से आपको प्रोड्यूस होगा, ग्रंटिंग साउंड, ऐसा लगा कुछ फंसा हुआ है। ठीक है। मैंने रिसेंटली एक डेथ ऑब्जर्व की, वन ऑफ माय फ्रेंड्स ग्रैंडफादर। तो उनको हुआ कि 24 आवर्स से वो साइन ऑफ डेथ मिलने लगे थे, एक्सट्रीमिटीज कूल हो रही थी, हार्ट रेट जो है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही थी, ब्लड प्रेशर लो हो रहा था, एंड बॉडी जो है रिजिड हो रही थी। बट आफ्टर 6 आवर्स, मतलब 24 आवर्स पहले हमें ये साइन मिला, और आफ्टर 6 आवर्स जो है वो थोड़ा सा एक्टिवली वो दिखे, एंड उन्होंने बोला कि सब लोग पास में आ जाओ, मैं आप लोग सबको देख लूं। देन आफ्टर 6 आवर्स पेशेंट जो है फिर से सेम कंडीशन में गया। पेशेंट ने कोई वॉइस कमांड नहीं, कुछ भी नहीं, सेम वही साउंड, एंड पल्स वगैरह 3D हो गई। देन आफ्टर 12 आवर्स पेशेंट की डेथ हो गई। सो ये जो होता है, ये डिफरेंट साइन होते हैं डेथ के। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें क्या करना है, पेशेंट एंड फैमिली को बताना है। हो सकता है पेशेंट की विश रही हो कि उसके फैमिली मेंबर्स जो है ना, क्लोज वन को वो देख ले एट द एंड ऑफ डेथ, और उसकी जो विश में अगर कुछ होली बुक या होली वाटर का ऐसा कुछ उनका विश था, तो वो भी हम पेशेंट को या उसकी फैमिली को हम बता सकते हैं। पेशेंट को क्या, पेशेंट तो ऑलरेडी नियर टू डेथ है, उनकी फैमिली मेंबर्स को। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं क्रिटिकल डिसीजन मेक करने के लिए। अगर पॉसिबल बर्डन है किसी बात का लव्ड वन पे, लाइक कि अगर कैसे केयर होगी फैमिली की, तो हम कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पोस्ट डेथ केयर के बारे में आप बेरीमेंट फॉलो अप प्लान भी कर सकते हैं। पोस्ट डेथ केयर हम कैसे करेंगे, पेशेंट को
प्रॉपरली हम पैक करेंगे एंड प्रॉपरली ले जाएंगे। इन केस अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज से सफर कर रहा है तो हम उन्हें एजुकेट करेंगे कि पेशेंट को जैसे कैसे क्रिमेट करना है, कैसे फ्यूनरल करना है, ठीक है। एंड बेरेवमेंट फॉलो अप प्लान, उसके बाद हो सकता है कि लॉस होने की वजह से, डेथ होने की वजह से फैमिली मेंबर्स में किसी को बहुत ज्यादा कोई साइको सोशल इशू हो तो बेरेवमेंट प्लान भी हम करेंगे। हम पेशेंट को जाके एक बार फॉलो अप करेंगे, पेशेंट की फैमिली को, कि कहीं उनको कोई साइको सोशल डिस्ट्रेस तो नहीं हुआ गया पेशेंट की डेथ के बाद। तो ये सब हमारा इंक्लूड होता है केयर ऑफ इमिनेंटली डाइंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ केयर। सो अब नाम से ही पता चल रहा है, एथिक्स मींस लॉ। तो जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, एंड लीगल मींस लॉ, तो इन दोनों का क्या रोल है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ केयर में। तो सबसे पहले ये होता है कि अ, हमें एड्रेस करना पड़ता है कि गार्जियनशिप कौन जो है, गार्जियन कौन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा पेशेंट, ठीक है। कौन उसके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कि लाइक पेशेंट की क्या विश है, पेशेंट की क्या नीड है, ठीक है। पेशेंट की प्रेफरेंस को हमेशा हमें ध्यान में रखना है। लाइक उन्होंने बताया कि पेशेंट को, हाँ, डाइट में क्या पसंद है, या पेशेंट को किस तरह का वो पसंद है, खाना पसंद है, या पेशेंट को एंड डेथ के टाइम पे उनकी क्या विश थी। तो वो सारी चीजें हमें प्रेफरेंस जो है ध्यान में रखना है। प्रोफेशनल बाउंड्री मेंटेन करनी है। हो सकता है कि वो बहुत ही इमोशनल सिचुएशन हो, तो हमें अपनी प्रोफेशनल बाउंड्री मेंटेन करनी है, पेशेंट के साथ एम्पैथी रखना है, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी जो इथिकल हमारा प्रिंसिपल है वो ब्रीच नहीं करना है। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है उसके बारे में भी हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। लाइक अगर पेशेंट नियर टू डेथ है तो क्या क्या उसके डॉक्यूमेंटेशन एंड वो सारे प्रोसेस क्या होने चाहिए, तो बाद में जो है वो इश्यूज नहीं आने चाहिए कि पेशेंट की डेथ हो गई देन पेशेंट जो है डेड बॉडी के लिए परेशान हो रहा है। बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है, वो सारी चीजें हमें भी खुद पता होनी चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है। प्रोग्नोसिस हमेशा कम्युनिकेट करनी चाहिए। यूजुअली ऐसा हम लोगों ने भी देखा है कि पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में नहीं बताया जाता या नहीं पता होना होता है, बट दिस इज द पेशेंट राइट एंड दिस इज आवर ड्यूटी ऑल्सो कि पेशेंट को या उसकी फैमिली मेंबर्स को उसकी प्रोग्नोसिस के बारे में बताएं एंड डिसीजन मेकिंग में उनका हेल्प लें, उनकी हेल्प लें कि आगे वो क्या चाहते हैं, आगे किस तरह का ट्रीटमेंट प्रेफर करेंगे और क्या चीजें प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो व्हाट पेशेंट डू यू थिंक वुड बेनिफिट, किस किस तरह के पेशेंट बेनिफिट हो सकते हैं पैलिएटिव केयर से। नेक्स्ट प्लीज। तो जैसा हमने बताया कि लाइफ लिमिटिंग, ऐसे पेशेंट जो लाइफ लिमिटिंग डिजीज से सफर कर रहे हैं। हाई रिस्क पेशेंट हो गए, हाई रिस्क पेशेंट्स में जैसा हमने बताया कुछ ऐसी डिजीज है लाइक HIV एड्स हो गया, ऐसे पेशेंट जो है हाई रिस्क पेशेंट है, ये जो है पैलिएटिव केयर ले सकते हैं। सोशली वल्नरेबल, इसमें भी वही पेशेंट आ गए जो स्टिग्मेटाइज हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, HIV एड्स हो गया, लेप्रेसी हो गया। ऐसे ऐसे फैमिली केयर गिवर जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं केयर प्रोवाइड कर करके, तो हम क्या करते हैं, उन्हें पैलिएटिव केयर के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे पेशेंट जो इनका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हुआ है, मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी है, फ्रैलिटी है। फ्रैलिटी मीन्स कि पेशेंट जो है बहुत ही एज हो चुका है, उसके बॉडी जो है बिल्कुल भी जो फंक्शन है वो डिमिनिस्ड हो चुके हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी है, मतलब वो अपनी खुद की जो डेली लिविंग एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हैंडीकैप है और एडवांस डिजीज में है, तो अगर इस तरह का पेशेंट है तो भी वो बेनिफिटेड हो सकता है। इसके अलावा नॉट ओनली कैंसर पेशेंट, बट अगर पेशेंट एडवांस लंग, हार्ट, किडनी और लिवर डिजीज का है, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया डिजीज का है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का है, स्ट्रोक या अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज का है, मोटर न्यूरॉन डिजीज एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस का है, तो ये सारे पेशेंट जो है पैलिएटिव केयर से बेनिफिटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो अब जैसे हमने बात की थी कि ये पैलिएटिव केयर एक सिंगल पर्सन
अप्रोच नहीं है। इसके लिए हमें मल्टी डिसिप्लिनरी केयर टीम चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि डिफरेंट डिसिप्लिन से हमें पर्टिकुलर पर्सन चाहिए। अब डिफरेंट डिसिप्लिन क्या हो गया, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, एंड आपके सोशल वर्कर हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, टेक्नीशियन हो गए, स्पिरिचुअल हीलर हो गए, एंड आपका कम्युनिटी वॉलेंटियर्स हो गया। सो ये सारे लोग मिलके क्या करते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इससे क्या होता है कि हम पेशेंट की डिफरेंट जो है नीड है उसको एड्रेस कर पाते हैं। इसके साथ साथ डाइटिशियन हो गया, पेशेंट खुद हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का पार्ट, एंड उसके फैमिली मेंबर्स या अदर लव्ड वन हो गए, ठीक है, एंड फ्रंट ऑफिस स्टाफ हो गया, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हो गया। सो ये क्या करते हैं, एक साथ कोलैबोरेटली मिल के कोऑर्डिनेट करके अल्टीमेटली पेशेंट की नीड को एड्रेस करते हैं एंड जो भी प्रॉब्लम है उसे रिजॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अब अभी तक हमने देखा कि ये डोमेन्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। अब क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अदर देन दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, और उन्हें हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है, सॉरी, ओके, अब बिफोर द चैलेंजेस हम देख लेते हैं कि हम कहाँ से पैलिएटिव केयर एक्सेस करें, ठीक है, और कैसे एक्सेस करें। तो दो तरह की सिचुएशन होती है। एक तो सिचुएशन ये होती है कि पैलिएटिव केयर के लिए स्पेशली पेशेंट्स में हमारे सेंटर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि पैलिएटिव केयर एक्सेस करने के लिए हम पेशेंट को रेफर करते हैं। तो सबसे पहला है कि एक्सेस करने के लिए हम पेशेंट को रेफर करेंगे, तो रेफरल कहाँ से कर सकते हैं, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स के थ्रू रेफरल हो सकता है, कोई भी स्पेशलिस्ट रेफर कर सकता है, जैसे लंग डिजीज का स्पेशलिस्ट है तो वहां से कर सकता है, ठीक है। कोई भी केयर टीम मेंबर जो है रेफर कर सकता है, कोई भी हॉस्पिटल जो है वो रेफर कर सकता है, सेल्फ रेफरल भी कर सकते हैं, या हॉस्पिस भी जो है वो वहां से भी रेफरल हो सकता है। तो ये सारे जो है डिफरेंट मोड्स हैं जिनके थ्रू हम पैलिएटिव केयर को एक्सेस कर पाएंगे। कौन कौन सी ऐसे लोकेशन है जहाँ पे पैलिएटिव केयर हम एक्सेस कर पाते हैं, पेशेंट का होम। अब देखिए कितना अच्छा डिफरेंस है, हॉस्पिस केयर जो होता है पर्टिकुलर एक सेंटर पे ही मिलेगा, लेकिन पैलिएटिव केयर पेशेंट के होम पे भी हम एक्सेस कर पाएंगे, तो वो होम बेस्ड पैलिएटिव केयर हो गया। देन नर्सिंग होम, कोई भी नर्सिंग होम है वहाँ पे हम पैलिएटिव केयर को जो है एक्सेस कर पाएंगे। असिस्टेड लिविंग सपोर्ट में हम असिस्टेड लिविंग भी एक तरह का पैलिएटिव केयर सेंटर्स ही होता है जहाँ पे हम पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। केयर होम्स भी होते हैं जहाँ पे पेशेंट जो है स्टे करता है, एंड वहाँ पे पैलिएटिव केयर सर्विसेज हम प्रोवाइड नियर बाई जो केयर होम्स है। एम्बुलेटरी प्रैक्टिस या क्लिनिक हो सकते हैं, स्पेशलिटी केयर क्लिनिक हो सकते हैं। तो एम्बुलेटरी प्रैक्टिस हो सकता है, कोई पेशेंट पेशेंट एंड ऑफ स्टेज पे हो, लेकिन उसे किसी पर्टिकुलर केयर के लिए एक्सेस कर, लाइक कि ड्रेसिंग के लिए आना पड़ता है, तो एम्बुलेटरी जो है सर्विसेज भी उसे मिल पाती हैं, या डे केयर बेसिस पे भी सर्विसेज वो ले सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटी, हमारे कम्युनिटी में ही कुछ, लाइक इन साउथ इंडिया देयर आर सो मैनी पैलिएटिव केयर सेंटर्स इन द कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी बेस्ड पैलिएटिव केयर भी सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं। सो दो तरह से, या तो हम डायरेक्ट इन सेंटर्स में जाके पैलिएटिव केयर एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम जहाँ पे भी है ना वहाँ से नियर बाई जो हमारा हेल्थ केयर सर्विसेज है वहाँ से हम रेफरल के थ्रू भी पैलिएटिव केयर सर्विसेज जो है एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Madam, I think we have missed the challenges and opportunities. Can you please back one more? Yeah, I think the slides are missing there. So, okay. After that, there are challenges and opportunities. Yeah. So, no, before that, before one. इसके ओके, पैलिएटिव केयर इनहेंस मॉडल। सो यूजुअली इस मॉडल से हम ये समझेंगे कि यूजुअल डिजीज मैनेजमेंट में एंड पैलिएटिव केयर में क्या डिफरेंस होता है। तो
यूजुअल अगर डिजीज मैनेजमेंट की बात करें तो ब्लू कलर का जो आप पैटर्न देख रहे हैं, जो आप वो देख रहे हैं, इसमें क्या है कि क्योर एंड कंट्रोल जो है वो ज्यादा होता है। अगर हम डिजीज की बात करें तो हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है? क्योर करना, डिजीज को कंट्रोल करना, ठीक है। एंड जो पेन एंड सिम्टम मैनेजमेंट है ना, वो धीरे धीरे कम होता है, इसमें बहुत ज्यादा हमारा फोकस नहीं रहता है। बट अगर हम बात करें पैलिएटिव केयर की, तो पैलिएटिव केयर में स्पेशली हमारा जो मेन फोकस है पेन एंड सिम्टम मैनेजमेंट में है, अलोंग विथ रिहैबिलिटेशन में पेशेंट को हम फिर से उसकी पुरानी हैबिट में कैसे लाएं, पेशेंट को हम एंड ऑफ लाइफ केयर कैसे प्रोवाइड करें, उसको सर्वाइवरशिप कैसे प्रोवाइड करें, एंड पेशेंट की फैमिली को हम ब्रीवमेंट सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करें, पेशेंट की डेथ होने के बाद जो इश्यूज हैं उसको हम कैसे रिजॉल्व करें। सो देखिए कैसे डिजीज मैनेजमेंट जैसे पैलिएटिव केयर की ओर आता है, धीरे धीरे हमारा जो एरिया है वो बढ़ जाता है। हम मोर जो है सिम्टम रिलीफ पे, लेस क्योर के बारे में एंड कंट्रोल के बारे में डील करते हैं। मोर हम रिहैबिलिटेशन एंड एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में, या ट्रीटमेंट सपोर्ट के बारे में, सर्वाइवरशिप के बारे में अप्रोच करते हैं। तो इस मॉडल के थ्रू हम इसकी बेसिक जो फंक्शनैलिटी उसको समझ सकते हैं कि पैलिएटिव केयर का हमारा मेन एम क्या है: पेन एंड सिम्टम रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, एंड ऑफ लाइफ केयर, सर्वाइवरशिप, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट और बेटरमेंट। जबकि डिजीज मैनेजमेंट इन जनरल क्या करता है? क्योर करता है, कंट्रोल करता है, और पेन एंड सिम्टम मैनेजमेंट करता है। मेन जो होता है वो क्योर होता है डिजीज का। नेक्स्ट प्लीज। एंड कम टू द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। सो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? तो as we are facing shortage of palliative care specialist, like जैसे एमडी एनेस्थीसिया होता है, एमडी पैथोलॉजी होता है, एमडी सर्जरी, एमएस सर्जरी होते हैं, एमडी मेडिसिन होते हैं। सो इसी तरह के एमडी पैलिएटिव मेडिसिन, तो हमारे पास भी बहुत शॉर्टेज है। साथ में लैक ऑफ नॉलेज ऑफ पैलिएटिव केयर, सोशियो इकोनॉमिक, रेशियल एंड इथनिक ग्रुप इन्फ्लुएंस जो है, इसकी वजह से भी ये भी एक बड़ा चैलेंज है। केयर टीम मेंबर जो है तब रिलेक्टेंट हो जाते हैं, या कभी कभी उन्हें कंपैशन फटीग भी हो जाता है, मतलब केयर प्रोवाइड करते करते वो टायर्ड हो जाते हैं। तो ये भी एक चैलेंज है। एंड बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि पैलिएटिव केयर क्या है और कैसे वो एक्सेस करेंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, और क्या क्या सॉल्यूशन हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंक्रीज एक्सेस करेंगे पैलिएटिव केयर सर्विसेज का प्राइमरी लेवल पे। देन बेटर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे कि पेशेंट जो है अपनी बात कह पाए और डिसीजन मेकिंग भी पार्टिसिपेट कर पाए। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एंड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है हम वो करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, इंक्लूड करेंगे, जो कहीं ना कहीं प्रॉपरली रेफरल्स में भी एंड इजीली एक्सेस ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स में हेल्प करेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एजुकेट करेंगे, स्किल्ड करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को अबाउट पैलिएटिव केयर। इंक्रीज पेशेंट सेटिस्फैक्शन, जैसे जैसे हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे पैलिएटिव केयर, तो पेशेंट का सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, साथ में जो केयर प्रोवाइडर्स हैं उनका बर्नआउट कम होगा। एंड डिफरेंट प्रोग्राम के थ्रू हम कंपैशन फटीग, जो केयर प्रोवाइड करते करते पेशेंट जो है अपने आप को बहुत ही लो फील करता है, तो वो सारी चीजों को हम रिजॉल्व कर सकते हैं विद द यूज ऑफ सम प्रोग्राम्स। तो ये बेसिक चैलेंज जो हम लोग फेस कर रहे हैं, एंड ये बेसिक जो सॉल्यूशंस हैं हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लीज। ओके, सो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन या एनी प्रॉब्लम जो आपने इनकाउंटर करी कभी पेशेंट से बात करते हुए, डिस्कस करते हुए पैलिएटिव केयर में, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, शीतल बोल रही हूँ। शीतल, आपके आसपास अगर कोई और है हाँ जिसने अपना फोन ऑन किया हुआ है, उसको बोलिए कि वो थोड़ा दूर हो जाए, क्योंकि आई थिंक थोड़ा साउंड जो है बहुत ज्यादा इको आ रहा है। हाँ, 1 मिनट।
जब भी हम रिलेटिव के साथ बात करते हैं या पेशेंट के साथ हम्म। बात करते हैं, वो टाइम ओके कंडीशन में नहीं रहते कि वो हमारी कुछ बात सुने, तो हम कैसे ओके उनको कन्विंस कर सकते हैं? ओके। तो ये कब की सिचुएशन है? पेशेंट जो है नियर टू डेथ है, या फिर पेशेंट लाइफ लिमिटिंग डिजीज में है, पैलिएटिव केयर एक्सेस कर रहा है? आप जब कौन उनको सी सिचुएशन की बात कर रहे हैं? जब डिसीज कंडीशन वर्स्ट होती जा रही वो टाइम। अच्छा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि अब ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कंडीशन पे हम उससे वो कर रहे हैं, लाइक कि अगर पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोज्ड है एंड उसे ये बताया गया था उसकी फैमिली को, मोस्टली पेशेंट के 6 महीने या 3 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। तो पहले हमें एज अ टीम जो है पेशेंट को कम्युनिकेट करना है, या जो भी उसे बात बतानी है, एंड प्रॉपर हमें पेशेंट या उसके फैमिली मेंबर्स को एक जगह बैठाना है, उन्हें सारी चीजें समझानी है, ठीक है। एंड हो सके तो जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनके साथ में रहते हुए भी चीजों को समझाना है, और नर्सेस भी रहें, ठीक है। एंड जो गार्जियनशिप जो है पेशेंट की जिसके पास है, हम उनसे बात अच्छा होगा। जैसे हमने पहले बात की थी गार्जियनशिप की, कि पेशेंट का लोकल गार्जियन कौन है जो पेशेंट को ट्रीटमेंट वगैरह एक्सेस करवा पा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें हम कोई भी चीज पा नहीं सकते, ठीक है। और अकेले में पेशेंट की कोई भी बात नहीं समझानी। और इसका सबसे अच्छा वे होता है लिसनिंग, पेशेंट को सुनना। तो सबसे पहले हमें पेशेंट के सुनना है। हो सकता है वो किसी बात को लेके बहुत ज्यादा दुखी हो, तो पहले उसकी बात पूरे सुन लेना है, ठीक है, समझ लेना है, फिर उसका जवाब देना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर पेशेंट पैनिक है, बहुत ज्यादा पेशेंट रो रहा है, उसे सिंपैथी देना है, उसे समझाना है, उसे प्रॉपर एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाके बैठा के, और धीरे धीरे उनसे एक अच्छा आईपीआर डेवलप करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको अपनी बात। ओके शीतल, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं क्या? और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया, इंट्रोडक्शन टू पैलिएटिव केयर। सो ओवरऑल मैं थोड़ा सा एक सम अप कर देती हूँ। आज हमने इंट्रोडक्शन टू पैलिएटिव केयर के अंदर पैलिएटिव केयर क्या है, उसके डोमेन्स ऑफ पैलिएटिव केयर क्या है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स डोमेन्स के अंदर आते हैं, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल एस्पेक्ट्स, कौन कौन पैलिएटिव केयर में इन्वॉल्व हैं, लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या कवर होने चाहिए, और सो पैलिएटिव केयर एनहांस्ड केयर मॉडल के बारे में देखा। सो लास्ट में एक जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, एक रेस्पाइट केयर के बारे में। रेस्पाइट केयर मतलब ये चैलेंजेस के अंदर सर ने एक पॉइंट बताया जिसके अंदर ये बोला है कि केयर गिवर बहुत ज्यादा पेशेंट्स जो एंड ऑफ लाइफ में या डिजीज प्रोसेस के थ्रू हैं, वो एकदम सफरिंग में आके देख देख के उनको टायर्ड हो जाते हैं केयर गिवर। तो केयर गिवर के लिए एक ब्रेक प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम रेस्पाइट केयर कहते हैं, जिसमें हम केयर गिवर को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, उनको कोई ऐसी सेटिंग में जहाँ भेजते हैं जहाँ पे उन्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़े, राइट, और वो काम कंफर्ट से रहे। और उसके बाद फिर जो पेशेंट का केयर गिवर रहेगा वो कोई ना कोई स्टाफ रहेगा या कोई पैलिएटिव केयर सेटिंग में रहेंगे जिसमें 24 आवर्स उनको सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा। तब उसमें क्या होगा, केयर गिवर को ओवरबर्डन नहीं होगा, तो उस केयर को बोलते हैं रेस्पाइट केयर। ओके, सो अगर कोई डाउट हो तो आप आगे पूछ सकते हैं। अभी टाइम हम एक्सीड कर चुके हैं तो हम वाइंड अप करेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो आप थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके,